हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस एंड एल्गोरिथम्स में। और इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टैक इन जावा को लेकर, जहाँ मैं पूरा होल जावा के थ्योरी प्लस इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि किस तरह से स्टैक को जावा में लिखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वर्किंग ऑफ स्टैक, किस तरह से स्टैक काम करता है। एक ब्रीफ मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ कि किस तरह से इसका वर्किंग है, फिर हम कोडिंग सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है। सो पहला स्टेप होता है कि एक इनिशियलाइज करना एक एरे ऑफ साइज n। साइज n मतलब कोई भी साइज का आप ले सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने साइज 4 का लिया है। स्टैक 4 मतलब 4 एलिमेंट्स इसमें आप डाल सकते हो। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि नंबरिंग जो स्टार्ट होती है C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज में आप लिखो तो उसकी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से। सो एरे स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने के लिए तो पहला स्टेप इनिशियलाइज करना है हम एरे ऑफ साइज n का। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। सो वर्किंग में हमारा दूसरा स्टेप आता है इनिशियलाइज अ पॉइंटर t एज -1। ठीक है, यहां देख लीजिए, यहाँ एक t जो कि टॉप पॉइंटर हम कहते हैं इसे, इसका काम है जो एलिमेंट सबसे टॉप पे है उसको पॉइंट करना, उसकी लोकेशन उसकी जो है उसको पॉइंट करना। ठीक है, यहाँ पे वो -1 में, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है स्टैक में, इसलिए हम उसको -1 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला इनिशियलाइज करना एक एरे, दूसरा एक पॉइंटर। ओके, ये तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा अभी देखना है कि क्या क्या फंक्शंस है जो कि स्टैक्स में यूज होता है जनरली। इज एम्प्टी फंक्शन, इसे हम हेल्पर फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये टेस्ट करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। दूसरा हेल्पर फंक्शन आता है इज फुल, इसका काम है चेक करना कि स्टैक फुल है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो हेल्पर फंक्शन है। और मेन फंक्शंस जो है स्टैक्स के वो है पुश, जो कि एक डेटा लेता है और उसे स्टैक में ऐड करता है। तो ये पहला मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरा मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉप, जिसका काम है डेटा को रिमूव करना स्टैक से। ठीक है, तो स्टैक में डेटा हमेशा टॉप में ऐड होता है और वहीं से रिमूव होता है। किस तरह से वो मैं आपको अभी थ्योरी में समझा देता हूं, फिर हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो दो हेल्पर फंक्शन इज एम्प्टी इज फुल और दो मेन फंक्शन पुश एंड पॉप। इसी के साथ हमारा स्टैक का ओवरऑल फंक्शन यही है। सो पुश जो फंक्शन है उसका एल्गोरिथम पहले हम देख लेते हैं। तो एल्गोरिथम कहता है चेक इफ स्टैक इज फुल, मतलब स्टैक फुल है कि नहीं वो हमें चेक कर लेना है पहले। अगर वो है तो उसका कंडीशन क्या होगा, t इक्वल्स टू n -1। n मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है साइज है एरे की। n मतलब एरे का साइज, जैसे इसमें मैंने बताया कि यहाँ मैंने साइज 4 का एरे लिया है। सो t की जब वैल्यू हो जाएगी n -1 मतलब 4 -1 इक्वल्स टू 3। तो जब t की वैल्यू 3 हो जाएगी तब जो होगा स्टैक फुल होगा। तो देखिए 3 मतलब जब t इसके ऊपर पॉइंट करेगा, ये जो 3 है, इसका मतलब होगा कि हमारा स्टैक फुल है। ठीक है, अगर वो स्टैक फुल है तो हम इसमें डेटा ऐड नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने वो मेमोरी ली ही नहीं है कि हम उसमें ऐड कर सकें। तो ये हो गया चेक करने के लिए कि फुल है कि नहीं है। तो अगर वो नहीं है तब क्या करना है, तब हमारा फंडा सेम है, इंक्रीमेंट करें t को एक बढ़ाएं जैसे t++, और फिर स्टैक ऑफ t, इस स्टैक के t की में जो वैल्यू है, t जैसे -1 है अभी, जब मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो स्टैक ऑफ 0 पे जो है वो डेटा को हम ऐड कर देंगे। तो स्टैक ऑफ 0 पे इस डेटा जो भी डेटा है 5 उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए इनिशियली ऐसा हमें डिफाइन करने के बाद वो हमें ऐसा मिला। फिर जैसे मैंने पुश 5 किया तो t को इंक्रीमेंट करा गया। तो t की अब वैल्यू हो गई 0 ऑफ t, स्टैक ऑफ 0, t की अगर वैल्यू 0 है तो स्टैक ऑफ t पे जो हमने वैल्यू स्टोर कर दी वो है 5। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने के लिए है कि t उसके वैल्यू क्या है उस एरे में वो स्टोर नहीं करता, उसका लोकेशन क्या है वो स्टोर करता है। तो 0 लोकेशन वाले जो एरे का जो है सेल, उसमें क्या वैल्यू है। तो 0 लोकेशन वाले एरे को t पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान देने की बात है, इजी कंसेप्ट है, वैल्यू अलग है उसका लोकेशन अलग है। ओके,
अब जैसे मैंने क्या किया, पुश 6, तो 6 एक वैल्यू है जिसको पुश किया, तो जिस तरह से हमें मिला था 5 यहाँ था, जैसे ही मैंने पुश किया t की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो t की वैल्यू यहाँ 0 थी, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, तो 1 वाले लोकेशन को अब t पॉइंट कर रहा है, और उस लोकेशन में जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो है 6, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम ये करता है कि पहले t को इंक्रीमेंट करो, फिर स्टैक ऑफ t में उस वैल्यू को डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया, इंक्रीमेंट किया, फिर उस लोकेशन में वैल्यू हमने सेट कर दी, ठीक है। फिर अगेन पुश 7 किया, अब देखिए इस तरह से इनिशियल कंडीशन ऐसा था, फिर फाइनल कंडीशन क्या होगा, t को इंक्रीमेंट हो गया, t का 1 था वैल्यू, इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू 2 हो गई, तो एड्रेस ऑफ 2 पे जो स्टैक ऑफ 2 पे हमने क्या किया, 7th वैल्यू को डाल दिया, ओके। इंक्रीमेंट करो वैल्यू डालो, इंक्रीमेंट करो वैल्यू डालो। नाउ पुश 8, अब देखिए 2 था t का वैल्यू, अब वो हो गया 3, t वहां पॉइंट कर रहा है 3 में, और उस लोकेशन में जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 8, वो हमने डाल दी क्योंकि हमारा एल्गोरिथम यही कहता है। तो अब सोचने वाली बात है कि अब क्या होगा अगर मैं पुश एक और वैल्यू ऐड करता हूं, सपोज पुश 9, पुश 9 में जैसे मैंने पुश 9 किया, पहले तो आप t की वैल्यू देख लीजिए, t की वैल्यू क्या है 3, ओके। तो हमारा पहला लाइन हम टेस्ट करेंगे, स्टैक इज फुल, दैट इज t इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू है 4, 4 माइनस 1 3, t इज इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, तब क्या है इसका क्या होगा, अब इसमें हम डेटा ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जैसे ही वैल्यू n माइनस 1 से इक्वल हो जाए डेटा ऐड नहीं हो सकता। चलिए अब पॉप फंक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसके एल्गोरिथम को देखेंगे। एल्गोरिथम क्या कहता है कि इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमें कुछ करना है। तो स्टैक एम्प्टी के लिए कंडीशन क्या है, t इज इक्वल्स टू -1, जब t जो है -1 की तरफ पॉइंट करे तब मतलब स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, हम डेटा वहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि कुछ डेटा है ही है नहीं निकालने के लिए, ठीक है। तो स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तब क्या करना है, तब बस कुछ नहीं करना है, डिक्रीमेंट कर दो t को, दैट इज t माइनस माइनस, ओके। सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ t को डिक्रीमेंट करना है और इसके वैल्यू को कुछ नहीं चेंज करना है, क्योंकि जब अगर नेक्स्ट इंक्रीमेंट अगर हम करेंगे तो उस लोकेशन में वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइट कर लेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको दिखाता हूँ कि जैसे देखिए फाइनल कंडीशन ये था, जो इनिशियली था, जो पुश करने के बाद फुल हो गया था, तो ये यहाँ पे आ गया है मेरा पॉइंटर। अब मुझे फंक्शन है पॉप, जैसे पॉप आया तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसको डिक्रीमेंट कर दिया, t आ गया, पॉइंटिंग कर रहा है लोकेशन 2 पे जिसमें वैल्यू स्टोर है 7। फिर नेक्स्ट पॉप में t की वैल्यू अब जो थी पॉइंट कर रही थी 2 में, वो अब पॉइंट कर रही है 1 में, क्योंकि मैंने और एक पॉप दिया। फिर पॉप देने के बाद क्या होता है कि t की वैल्यू अब 1 में जो था वो हो गया 0 में, अब पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो बस डिक्रीमेंट करते जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे इस वैल्यूज का क्या होगा, अगर मैं फिर यहाँ पे पुश करूंगा तो जो भी वैल्यू होगी उस लोकेशन को ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू है तो क्या है, क्योंकि पॉइंटर ही पॉइंट नहीं कर रहा है तो उससे वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर फिर मैं पॉप करता हूं तो ये चीज क्या होगी, t बाहर आ जाएगा और -1 की तरफ पॉइंट करेगा, और जब वो -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या है, स्टैक अभी पूरी तरह से खाली हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। तो इसके बाद अगर मैं फिर पॉप करने की कोशिश करूंगा तो t जैसे ही कि -1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारे स्टैक पूरा खाली है, तो हम उसमें और उससे कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो हम कुछ अलर्ट दे देंगे या कुछ प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पे कि भाई हम और रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। इज एम्प्टी, इज फुल, पॉप, पुश, सब वैल्यू, सब फंक्शंस आपको समझ में आ गए, थ्योरी समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होगा वो कोडिंग सेक्शन में जाके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसका कोडिंग सेक्शन किस तरह से वर्क करता है। ये है मेरा जावा फोल्डर, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ stack_test.java। ये हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे किस तरह से स्टैक को रन किया जाता है जावा में, ठीक है। तो पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा स्टैक,
और सबसे मेरा पहला काम रहेगा डिक्लेयर करना वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इसमें 3 है। पहला है कि स्टैक अंडरस्कोर साइज, जो कि जिस मैक्सिमम साइज दिखाता है कि स्टैक का कितनी मैक्सिमम साइज की हम स्टैक लेने वाले हैं। ठीक है, सो मैक्स साइज ऑफ स्टैक। तो हमारा दूसरा वेरिएबल है, ये एक एरे है, एरे ऑफ इंटीजर्स, जो कि स्टोर करेगा वैल्यू को। तो यही बेसिकली वो स्टैक है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा वेरिएबल। और थर्ड और फाइनल वेरिएबल है टॉप। इसका मेन यूज है ट्रैक रखने के लिए कि सबसे टॉप में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, टू कीप ट्रैक ऑफ टॉप एलिमेंट। तो ये इसका मेन फंक्शन है। तो ये हो गया हमारे 3 वेरिएबल जिसको यूज करके हम स्टैक के अलग अलग ऑपरेशंस को करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा कंस्ट्रक्टर है ताकि हम डिक्लेयर कर सकें कि कितने साइज की हमें स्टैक चाहिए। तो पब्लिक स्टैक ये हो गया। फिर इंट वैल, ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि स्टैक का साइज क्या होगा। ठीक है, तो कमेंट में मैंने वही लिखा है कि टू डिक्लेयर दी टू गेट द साइज ऑफ स्टैक साइज। ठीक है, स्टैक साइज को हमने इनिशियलाइज किया है और स्टैक जो हमने एरे किया उसको डिफाइन करेंगे अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले हम दिस डॉट स्टैक अंडरस्कोर साइज इज इक्वल्स टू वैल। तो ये इनिशियलाइज हो गया हमारा मैक्सिमम स्टैक साइज। अब जो स्टैक है उसको डिफाइन करते हैं। स्टैक इज इक्वल्स टू न्यू इंट एरे ऑफ इंटीजर्स हैं और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो वीएल वैल। तो इतने साइज की हम स्टैक को यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। और जो टॉप एलिमेंट है वो -1 है। -1 इसका मतलब ये है कि स्टैक अभी एम्प्टी है और हमें पता है कि एरे की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है जावा में। तो 0 1 2 3 से स्टार्ट होगी और -1 का मतलब है कि पूरा स्टैक अभी एम्प्टी है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे फंक्शंस की तरफ देखते हैं जो मेथड्स कहलाते हैं जावा में। तो पहला फंक्शन या मेथड जो भी है इसे हम कह सकते हैं चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। जो इज एम्प्टी जिसकी मैंने बात किया था आपसे। सो ये एक पब्लिक फंक्शन होगा और ये बूलियन फंक्शन है क्योंकि ये सिर्फ रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। सो पब्लिक बूलियन इज एम्प्टी, जिसका ये चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी अगर है तो टॉप की वैल्यू -1 होगी। सो रिटर्न टॉप इक्वल्स टू -1। ये अगर ये पूरी एरे जो है वो पूरा स्टैक है ये एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा एक फॉल्स। तो ये हो गया हमारा इज एम्प्टी फंक्शन। उसी तरह से हम चेक करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इज फुल। ये भी एक पब्लिक फंक्शन है और ये भी एक बूलियन टाइप मेथड है और उसका नाम है इज फुल। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, फुल होने से जो टॉप की वैल्यू है टॉप हो जाएगी, टॉप +1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी स्टैक अंडरस्कोर साइज के इक्वल। टॉप +1 इसलिए लेते हैं कि पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं टॉप को, फिर उसमें वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। अगर आपने देखा होगा स्टैक के मेरे वीडियो को जो कि किस तरह से हम काम करते हैं उसमें मैंने बताया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल नेक्स्ट फंक्शन है पुश फंक्शन, या इसको ऐड फंक्शन भी हम कह सकते हैं। तो ये हमें क्या करता है, ये जो डेटा है उसको स्टैक में इंसर्ट कराता है। ठीक है, तो ऐड डेटा, इसको पुश मेथड भी हम कह सकते हैं या ऐड मेथड कह सकते हैं, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो फंक्शन इसका वही है कि वैल्यू को ऐड करना स्टैक में। तो मेथड का नाम हमने पुश दिया है। ये एक वेरिएबल लेगा इन डेटा जो पैरामीटर है। ठीक है, अब पहला स्टेप जो होता है हम चेक कर लेंगे कि स्टैक हमारा फुल तो नहीं। अगर फुल है तो हम पुश नहीं करेंगे डेटा को, अदरवाइज हम पुश करेंगे। ठीक है, तो इफ इज फुल ये हमारा फंक्शन है जो कि ये चेक करेगा। अगर फुल है तो हम एक आउटपुट सिर्फ दे देंगे system.out.println कि भाई स्टैक ओवरफ्लो है और हम इसको ऐड नहीं कर सकते।
इसको मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि काफ़ी प्रिंट फंक्शन मुझे करना है। सब आउटपुट मिल जाएगा कि स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, नाउ अगर ये फुल नहीं है तब हमें क्या करना है, तब हमें टॉप को इंक्रीमेंट करना है। तो टॉप प्लस प्लस या टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, सो ये टॉप प्लस प्लस के इक्वलेंट है। तो मैंने टॉप को किया इंक्रीमेंट, क्योंकि अगर देखा होगा कि -1 है तो पहला वैल्यूबल करने के लिए उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 पे हमारा पहला डेटा स्टोर होगा। उसी तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, स्टैक टॉप में हमने डेटा को डाल दिया। अब हम प्रिंट मतलब पहला वैल्यूबल कहाँ स्टोर होगा, स्टैक 0 पे। ठीक है, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे कि वैल्यू कौन सी हमने ऐड की है। ये आपको देखने में हेल्प करेगा कि किस तरह से वैल्यू ऐड हो रही है और कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, अब हमारा आखिरी मेथड है जो कि है पॉप मेथड। इसका कंसेप्ट है कि जो एलिमेंट टॉप में है या जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको आप वापस रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये आ गया पब्लिक वाइड पॉप, ये हो गया मेरा फंक्शन स्टार्ट। सो यहाँ पे भी हमें पहले चेक करना है कि जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं, कहीं वो खाली तो नहीं है। तो फर्स्ट चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी, तो वो हम चेक कर रहे हैं। अगर ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये एम्प्टी है तो हमें बस उसको प्रिंट कर देना है कि अब हम इससे रिमूव नहीं कर सकते, स्टैक अंडरफ्लो कर चुका है। वही आउटपुट वही मैं शो कर दूंगा स्क्रीन में, स्टैक अंडरफ्लो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, पहले हम जो आउटपुट दिखाने के लिए कौन सी वैल्यू रिमूव हुई है उसको मैं एक वैल में स्टोर कर ले रहा हूँ। ठीक है, या डेटा में। सो इन डेटा की जो वैल्यू होगी वो होगी स्टैक टॉप। ये सिर्फ शो करने के लिए कि कौन सी वैल्यू रिमूव हो रही है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना क्या है, हमें टॉप को डिक्रीमेंट करना है, टॉप इक्वल्स टॉप -1 या टॉप माइनस माइनस। इससे क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू को हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, इसका तो ऑटोमेटिकली वो, इसका कंसेप्ट है कि वो रिमूव हो जाएगा। अगर फिर हम ऐड करेंगे तो उस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको मैंने डिटेल्स में समझाया है, आप जाके देख लीजिए उस वीडियो में। तो ये हो गया हमारा फंक्शन जहां मैं लास्ट में प्रिंट कर दे रहा हूं कि कौन सा आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा एम्प्टी फंक्शन। ये है फुल फंक्शन चेक करने के लिए, ये पुश फंक्शन, और लास्ट में पॉप जिसमें बताएगा कि कौन सा वैल्यू रिमूव हुआ है रिमूव करने के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक जो हमारा जो क्लास है स्टैक डॉट अंडरस्कोर टेस्ट उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हमारा मेन फंक्शन को रन करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है। जो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें करना है कि हमें एक ऑब्जेक्ट क्लियर करनी है स्टैक टाइप की। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैक st इक्वल्स टू न्यू, ये देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा। ये स्टैक क्लास के एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसको इनिशियलाइज किया विथ वैल्यू 3, मतलब ये स्टैक जो होगी ये सिर्फ 3 वैल्यू को ही ले सकती है, मैक्सिमम 3 वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले पुश फंक्शन है, देखिए पुश फंक्शन से मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 5 को इंसर्ट किया। सेकंड जो मैं फंक्शन जो वैल्यू इंसर्ट करने वाला हूँ वो है 10। थर्ड इंसर्ट करने वाला हूँ 15। तो ये मेरे 3 वैल्यूज जो है वो स्टैक में स्टोर है। अब इसको हम रन करके देख लेंगे कि ये किस तरह से आउटपुट हमें दे रहा है। जैसे मैंने इसको रन किया, तो ये अभी रनिंग हो गया। देखिए वैल्यू एडेड इज 5, सबसे पहले 5 ऐड होता है, फिर 10 एंड देन 15। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक फुल हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि मैंने 3 ही डिफाइन किया है। चलिए एक और पुश करके देखते हैं 25 और आउटपुट क्या आता है। इसको करूँगा रन, इसको किया रिमूव, ये रन करते ही देखिए ये देखिए आउटपुट आ गया कि स्टैक ओवरफ्लो, जो कि सही आउटपुट है।
क्योंकि ये मैसेज हमें देना था कि जैसे स्टैक फुल हो जाएगा तो आउटपुट देगा कि स्टैक ओवरफ्लो। तो चलिए अब एक एक करके रिमूव करके देखते हैं कि किस ऑर्डर में जो है वो वैल्यू रिमूव होता है। अगर सही कंसेप्ट सही है तो पहला 15 रिमूव होना चाहिए, फिर 10 रिमूव होना चाहिए, फिर 5 रिमूव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं रन करके। हमारा आउटपुट ये है, हमारा आउटपुट शायद मैंने सेव नहीं किया, रुकिए कंट्रोल एस, हाँ ये अब सेव हो चुका है। चलिए इसको क्लीन करते हैं, अब रन करके देखते हैं। देखिए द वैल्यू रिमूव इज 15, जो सबसे लास्ट में जो इंसर्ट हुआ था वो 15। आप सोच रहे होंगे 25 क्यों नहीं, क्योंकि 25 में स्टैक ओवरफ्लो हो गया था और वो इंसर्ट हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो 15 जो है वो हमारा लास्ट है। इसी तरह से मैं टोटल और 3 पॉप कर दूंगा, मतलब टोटल 4, तो 3 वैल्यूज रिमूव करेगी और आखिरी वाला हमें आउटपुट देगा कि स्टैक इज अंडरफ्लो। तो देखिए 15 इंसर्ट हुआ लास्ट में, 15 सबसे पहले, देखिए 25 में स्टैक ओवरफ्लो आ गया था, तो 15 सबसे लास्ट में हुआ, फिर 10, फिर 5 और लास्ट में आ गया स्टैक अंडरफ्लो, क्योंकि तब तक हो गया था स्टैक टोटली खाली। तो ये है हमारा स्टैक का फंक्शन। किस तरह से इसको जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं ये हमने देखा, और इसके सारे कोड आपको गिटहब में मिल जाएंगे, लिंक नीचे है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।